फिल्म की शुरुआत होती है प्राग चेक रिपब्लिक से, जहाँ एक बड़ा सा घर दिखाते हैं। जॉना स्कूल से वापस आती है। वो अपने पिता के पास जाती है, जो शेव कर रहे होते हैं। उसके पिता उसे एक नेकलेस देते हैं। ये नेकलेस जॉना की माँ का था। उनको एक पार्टी में जाना होता है। तभी जॉना के अंकल वहाँ आते हैं, जो उन्हें पार्टी के लिए लेने आए थे। जॉना के पिता बाथरूम में होते हैं। तभी एक असैसिन वहाँ आता है और उन्हें चाकू मार देता है। जॉना ये देख लेती है। वो असैसिन जॉना पे गोली चलाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और वो उसके पिता को मार देता है। जॉना घर से बाहर अपने अंकल के पास आती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें मॉर्गन एक आदमी को ट्रैक कर रहा था। मॉर्गन एक असैसिन है और उसका टारगेट है लेसेक। लेसेक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग चलाता था और मॉर्गन को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। क्लैडवेल मॉर्गन का हैंडलर है, जो उसे उसके टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मॉर्गन लेसेक को मारने के लिए अपनी राइफल रेडी करता है, पर जब वो उसे मारने वाला होता है तभी कोई मॉर्गन पे गोली चलाता है और उसका निशाना चूक जाता है। गोली मॉर्गन के गले को छू के निकल गई थी। वहीं एक और स्नाइपर होता है, जो मॉर्गन को मारना चाहता था। मॉर्गन वहाँ से भागता है, पर लेसेक के आदमी ऊपर आ रहे होते हैं। मॉर्गन स्मोक ग्रेनेड यूज़ करता है और धुएं की आड़ में कुछ आदमियों को मार देता है। मॉर्गन गाड़ी लेके वहाँ से भागता है और वो गुंडे उस पर गोली चलाते हैं। तभी वो स्नाइपर गाड़ी के टायर पे गोली चलाता है, जिससे गाड़ी क्रैश हो जाती है। जब लेसेक और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं तो मॉर्गन गाड़ी में नहीं होता और वो स्नाइपर लेसेक को भी मार देता है। इसके बाद मॉर्गन वापस अपने सेफ हाउस आता है। उसके पेट में भी गोली लगी होती है। वो गोली निकालता है और उसे क्लैडवेल का कॉल आता है। मॉर्गन उसे बताता है किसी ने उसे मारने की कोशिश की। क्लैडवेल लेसेक के बारे में पूछता है। मॉर्गन कहता है उस शूटर ने लेसेक को भी मार दिया। क्लैडवेल कहता है एक और कॉन्ट्रैक्ट आया है, पर तुम वापस आ जाओ, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद मॉर्गन को उसकी गर्लफ्रेंड सोफी का फ़ोन आता है। सोफी नहीं जानती थी कि मॉर्गन क्या काम करता है। उसे लगता है वो एक जर्नलिस्ट है। वो कहता है उसका काम खत्म हो गया है और अब वो वापस आ रहा है। इसके बाद पेरिस में इंटरपोल के ऑफिस को दिखाते हैं। एजेंट फॉस अपनी टीम को लेसेक के केस के बारे में बता रही होती है। वो कहती है ये काम किसी राइवल गैंग का नहीं है, ये काम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का है। मॉर्गन वापस अपने घर पहुंचता है। इसके बाद वो सोफी से मिलने स्कूल जाता है। सोफी प्ले स्कूल में टीचर होती है। इसके बाद वो दोनों साथ होते हैं। सोफी मॉर्गन के पेट पे पट्टी देख लेती है। उसके पूछने पर मॉर्गन बहाना बना देता है। मॉर्गन ये काम छोड़ना चाहता था। अगले दिन मॉर्गन क्लैडवेल से मिलता है और उससे कहता है अब वो ये काम और नहीं कर सकता। क्लैडवेल कहता है ये इतना आसान नहीं है। वो कहता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट को मॉर्गन ही चाहिए और ये काम इतना बड़ा है कि इसको पूरा करके तुम आराम से रिटायर हो सकते हो। इस एक कॉन्ट्रैक्ट में 6 नाम है और हर नाम की कीमत है $1 मिलियन। इसे करके तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्लैडवेल कहता है और वो सब बुरे लोग हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर मॉर्गन कहता है उसे ये ठीक नहीं लग रहा और वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन क्लैडवेल उसे मना लेता है। फिर एक दिन मॉर्गन और सोफी पार्क में वॉक कर रहे होते हैं। वहाँ वो एक बूढ़े कपल को देखते हैं और मॉर्गन उस बूढ़े आदमी की नेक्स्ट मूव सोफी को बताता है, जिससे वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। तभी सोफी उसे कहती है उसके पेरेंट्स मॉर्गन से मिलना चाहते हैं और वो सोफी के पेरेंट्स से मिलने के लिए मान जाता है। वहाँ एक शराबी बैठा होता है। जब वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तभी वो आदमी मॉर्गन पे पीछे से बंदूक तान देता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो मॉर्गन को मारने वाला होता है। तभी वो एक चाकू निकाल लेता है और उसे मार देता है। सोफी ये सब देखती रह जाती है। मॉर्गन उसकी तलाशी लेता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो लेता है। सोफी को ये सब बड़ा अजीब लग रहा होता है। मॉर्गन कहता है हमें यहाँ से जाना होगा और वो सोफी को लेके वहाँ से चला जाता है। सोफी बहुत डरी हुई होती है। वो कंफ्यूज होती है कि आखिर मॉर्गन है कौन। वो पूछती है तुम उसकी तलाशी क्यों ले रहे थे। मॉर्गन कहता है मैं सबूत ढूंढ रहा था, जिससे ये पता चले उसे किसने भेजा है। वो पूछती है उसे किसी ने तुम्हारे पीछे भेजा था, ये रॉबरी नहीं थी। वो कहता है उसे नहीं पता, वो बस इतना जानता है सोफी उसके साथ सेफ नहीं है। इसके बाद वो क्लैडवेल को कॉल करता है। वो कहता है उसे वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं। वो कहता है कोई उसे मारना चाहता है और उसे जानना है कौन। ये सुन के क्लैडवेल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो जैसा चाहता था वैसा हो रहा था। मॉर्गन क्लैडवेल से मिलता है। वो उसे उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। क्लैडवेल कहता है वो इसे जानता है, इसका नाम है एलेक। वो आर्मी की स्पेशल फोर्स में था। उसके बाद वो पैसों के लिए काम करने लगा। वो कहता है ये वही आदमी है जिसने तुम्हें पहले भी मारने की कोशिश की थी। क्लैडवेल कहता है एलेक को मारने के बाद तुम्हारे अकाउंट में $1 मिलियन आ जाएंगे, पर हमें उसकी उंगली चाहिए। मॉर्गन को कुछ समझ नहीं आता। क्लैडवेल कहता है हर एक को मारने के बाद सबूत के तौर पे उसकी उंगली काट के पेरिस के एक एड्रेस पे भेजनी है। मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और एलेक उसमें पहला नाम था और अब सिर्फ 5 बचे हैं। मॉर्गन पूछता है बाकी के 5 कौन हैं। क्लैडवेल कहता है वो सब तुम्हारी तरह असैसिन्स हैं। मॉर्गन पूछता है हम सबको एक दूसरे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्लैडवेल कहता है हाँ, तुम उन्हें मारो या ना मारो वो तुम्हारे पीछे आएंगे। मॉर्गन कहता है ये कोई खेल नहीं है। क्लैडवेल कहता है जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उसके लिए ये खेल ही है। इसके बाद वो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है।
लिस्ट में पहला नाम है एंसलिम राइडर। वो एक साइको है, वो अपने विक्टिम्स की उंगलियां कलेक्ट करता है। दूसरा नाम है पाब्लो मार्टिनेज, जिसकी खासियत है जहर। वो अपने शिकार को जहर दे के मारता है। तीसरा नाम है यूको, वो मार्शल आर्ट्स में माहिर है और वो ब्लेड्स यूज़ करती है। लिस्ट में चौथा नाम है डिमिर, वो अभी जेल में है। और पांचवा नाम है फाल्क, और वो एक प्रॉब्लम है। किसी को नहीं पता वो कौन है और उसकी कोई फ़ोटो भी नहीं है, पर उसके सभी केसेस कवर अप कर दिए जाते हैं, जिसका मतलब है वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में काम करती है। इसके बाद मॉर्गन तैयारी करता है। वो अपने घर में ट्रैकर लगाता है और कुछ जगह पे कैमरे भी लगाता है। तभी जिस जेल में डिमिर होता है, फाल्क वहाँ पहुँचती है। फाल्क एक इंटरपोल एजेंट है। गार्ड्स उसे डिमिर के सेल में ले जाते हैं और फाल्क उसे मार देती है। इसके बाद एक आदमी उस एड्रेस से एक पार्सल लेता है और एक लैब में डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसमें डिमिर की उंगली होती है। इसके बाद वो आदमी जॉना के पास आता है। जॉना वही लड़की है जिसके पिता को फिल्म के स्टार्टिंग में एक असैसिन ने मार दिया था। इस आदमी का नाम लियोन है और ये एक पुलिस वाला है। लियोन कहता है उनमें से एक मर गया है। जॉना जानती थी कि डिमिर मर चुका है। जॉना पूछती है बाकियों का क्या? लियोन कहता है वो बाकी किलर्स को ढूंढ रहे हैं। जॉना पुलिस के साथ मिलकर उन किलर्स को ढूंढ रही होती है। वहीं मॉर्गन को दिखाते हैं, वो एक बोट में होता है और वो लियोन को किडनैप कर लेता है। जब लियोन ने वो पैकेट लिया था तभी से मॉर्गन उसका पीछा कर रहा था। लियोन उसे बताता है वो एक पुलिस वाला है और उस पार्सल में एक उंगली थी। जब हमने उसे टेस्ट किया तो हमें पता चला वो एलेक नाम के एक असैसिन की है जो अब मर चुका है। मॉर्गन पूछता है उस लॉकर के बारे में कैसे जानते हो तुम? लियोन कहता है उन्हें एक ईमेल आई थी जिसमें उस लॉकर के बारे में लिखा था। इसके बाद मॉर्गन सेफ हाउस पहुंचता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन पे फॉल्क होती है। वो मॉर्गन से कहती है उन्हें साथ मिलकर उसे ढूंढना चाहिए जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्योंकि उनमें से कोई भी बचे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट देने वाला उसे भी मार देगा। फाल्क कहती है उन्हें जो भी पता है आपस में शेयर करना चाहिए। मॉर्गन कहता है पहले तुम बताओ। फाल्क उसे डेमिर की वीडियो भेजती है। मॉर्गन को लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी दिया है उसने इन सभी किलर्स को कभी ना कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फाल्क कहती है पर हम सब अलग अलग देशों में हैं और हमने पूरी दुनिया में काम किया है। मॉर्गन कहता है हमने हर कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से पूरा किया है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा काम किसने किया है। फाल्क कहती है डिमिर तो एक्टिव भी नहीं था, तो उसे कोई क्यों मारना चाहता है? मॉर्गन कहता है कोई उनसे बदला ले रहा है। फाल्क मॉर्गन को अपना नंबर देती है और उस लिस्ट में से एक असैसिन पाब्लो की लोकेशन देती है। वो स्पेन में होता है। मॉर्गन को लगता है क्लैडवेल उससे कुछ छुपा रहा है और वो एलेक के आर्मी कैरियर के बारे में सर्च करता है और उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एलेक के साथ क्लैडवेल है। वो क्लैडवेल के पास जाता है और पूछता है तुम्हें इन 6 कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पहले से पता था? लेकिन क्लैडवेल बहाने बनाने लगता है। मॉर्गन कहता है तुमने एलेक को मेरी लोकेशन बताई थी, वो तुम्हारे लिए काम करता था। मॉर्गन पूछता है क्या तुमने हमेशा से पैसों के लिए काम किया? क्या मैंने आज तक जितने को भी मारा वो सब बुरे थे? क्लैडवेल कहता है उनमें से हर एक आदमी बुरा था। मॉर्गन कहता है मेरा नंबर सिर्फ तुम्हारे पास था, फिर वो फाल्क के पास कैसे आया? मॉर्गन कहता है ये सब खत्म होने के बाद फाल्क तुम्हारे पीछे आएगी। इसके बाद मॉर्गन वहाँ से चला जाता है। वहीं सोफी को दिखाते हैं। वो मॉर्गन पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन मॉर्गन उसका इंतज़ार कर रहा था। वो फाल्क को कॉल करता है। फाल्क उसे बताती है उन सब ने एक आदमी के लिए कभी ना कभी काम किया है और उसका नाम है मैरियूस, जो कि जोआना का अंकल है। फाल्क कहती है उसने अपने भाई को भी मरवा दिया था। वो कहती है शायद जोना ये जान गई हो और उसने अपने अंकल के पैसों को ट्रैक किया, तो उसे हम सब के बारे में पता चल गया, पर उसे ये नहीं पता ये हम में से किसने किया था। ये जोना का काम हो सकता है। मॉर्गन पाब्लो की लोकेशन पे पहुंचता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तभी पाब्लो की बेटी आ जाती है और मॉर्गन गोली नहीं चलाता। इसके बाद वो पाब्लो के पास जाता है। वो पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है? पाब्लो कहता है हाँ। मॉर्गन उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, पर पाब्लो को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहता है मैंने सिर्फ एक आदमी को मारा है, वो भी 8 साल पहले। तभी उसकी बेटी आ जाती है। मॉर्गन और पाब्लो घर के अंदर चले जाते हैं। मॉर्गन उससे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है। वो कहता है वो काम प्राग में था। मॉर्गन कहता है किसी ने उन्हें एक दूसरे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मुझे पता लगाना है वो कौन है। मॉर्गन पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई बंदूक है? पाब्लो कहता है नहीं, मैं यहाँ पिछले कई सालों से नाम बदल के रह रहा हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है। मॉर्गन कहता है पर वो किलर्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। और उसी रात यूको वहाँ पहुँचती है। वो घर के अंदर आती है। उसके पास नाइट विजन गॉगल्स होते हैं। यूको की बस एक कमज़ोरी थी, वो आर्मर नहीं पहनती थी। तभी यूको पाब्लो के रूम तक पहुँच जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। तभी मॉर्गन यूको को गोली मार देता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है यूको उस पर हमला कर देती है और एक चाकू मॉर्गन के हाथ पे लगता है। वो दोनों लड़ते लड़ते खिड़की से बाहर गिर जाते हैं। यूको एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। जैसे ही वो मॉर्गन को मारने वाली होती है
पाब्लो उसे गोली मार देता है। मॉर्गन पाब्लो और यूको की उंगली काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ राइडर मॉर्गन के घर पहुंचता है और मॉर्गन के ट्रैकर एक्टिव हो जाते हैं। मॉर्गन मॉनिटर में सब देख रहा होता है। वहीं क्लैडवेल को दिखाते हैं। फाल्क उसे एक इंजेक्शन लगाती है। क्लैडवेल पूछता है कितना टाइम है मेरे पास। फाल्क कहती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। क्लैडवेल पूछता है मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसका मतलब तुम्हें कुछ चाहिए। वो कहती है उसे मॉर्गन और अपनी फाइल्स चाहिए। वो कहता है मैं मर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। फाल्क कहती है क्योंकि मेरे पास इस जहर की दवाई है। इसके बाद क्लैडवेल उसकी फाइल मॉर्गन को भेज देता है। अब मॉर्गन को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई थी, पर फाल्क ये नहीं जानती। वो पूछती है ये फाइल और किसने देखी है। क्लैडवेल कहता है किसी ने नहीं, यहाँ तक कि मॉर्गन ने भी नहीं। वो फाइल डिलीट कर देती है। इसके बाद वो उसे मॉर्गन की फाइल दिखाता है जिसमें उसे सोफ़ी की फ़ोटो दिखती है। वो क्लैडवेल से सोफ़ी के बारे में पूछती है। वो कहता है उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तभी पता चलता है वो फाल्क को पहले से जानता था और उसी ने मॉर्गन की तरह फाल्क को भी ट्रेन किया था। वो फाल्क की मदद करने से मना कर देता है और मरने की एक्टिंग करता है। जब फाल्क उसके पास जाती है तो वो पास में पड़ी शराब की बोतल उसके सर पे फोड़ देता है और फाल्क उसे मार देती है। मॉर्गन क्लैडवेल को फ़ोन करता है पर फ़ोन एक पुलिस वाला उठाता है। मॉर्गन समझ जाता है क्लैडवेल मर चुका है। तभी उसे फाल्क का फ़ोन आता है। वो उसके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। तभी मॉर्गन फाल्क की फ़ाइल उसे भेज देता है और फाल्क को पता चल जाता है कि क्लैडवेल ने मरने से पहले मॉर्गन को उसकी फ़ाइल भेज दी थी। फाल्क मॉर्गन को सोफ़ी की फ़ोटो दिखाती है। उसने राइडर को सोफ़ी के बारे में बता दिया होता है। इसके बाद सोफ़ी को दिखाते हैं। वो स्कूल में होती है। मॉर्गन उसे कॉल करता है। वो कहता है जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सोफ़ी को एक एड्रेस बताता है और उसे वहाँ जाने को कहता है। तभी सोफ़ी की नज़र राइडर पर पड़ती है। वो उस पर गोली चलाता है। वो बचने के लिए भागती है और मॉर्गन पुलिस को फ़ोन करके राइडर के बारे में बताता है। वहाँ राइडर सोफ़ी को ढूंढ रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और राइडर को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद मॉर्गन सेफ हाउस पहुँचता है। उसने सोफ़ी को यहीं का एड्रेस दिया था। सोफ़ी वहीं होती है। वो पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। मॉर्गन उसे सब बता देता है। पहले वो आर्मी में था जहाँ वो क्लैडवेल से मिला और उसने उसे इस दुनिया के बारे में बताया। सोफ़ी कहती है वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है मैं कल अपनी माँ के पास जा रही हूँ और कुछ हफ्तों में लौटूंगी, पर जब तक मैं यहाँ वापस आऊँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी वापस चाहिए। मॉर्गन कहता है तुम कल नहीं आज जाओगी। वो उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठा देता है। वहीं लियोन को दिखाते हैं। उसे एक और पार्सल मिलता है जिसमें यूको और पाब्लो की उंगलियां थी। जोना अपने पिता की कब्र पे जाती है और मॉर्गन आखिरी बार क्लैडवेल को देखने पहुंचता है। इसके बाद मॉर्गन राइडर का पीछा करते करते उसके हाइड आउट तक पहुंच जाता है। वहाँ उसके सारे विक्टिम्स की उंगलियां होती हैं। ये राइडर का सिग्नेचर था। वो जिनको भी मारता था उनकी उंगलियां काट लेता था। वहीं दूसरी तरफ बॉस सभी एजेंट्स को मिशन के लिए तैयार कर रही थी। जोना और लियोन भी वहीं होते हैं। बॉस कहती है मॉर्गन और राइडर दोनों का पता चल गया है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ वहाँ के लिए निकलती है। वहीं राइडर अपने अड्डे पे पहुँचता है। तभी मॉर्गन उसे एक डार्ट गन से मारता है जिसमें जहर था। वो उससे जोना के पिता याकूब के बारे में पूछता है क्योंकि किलर ने उसकी भी उंगली काट ली थी। वो कहता है उसने किसी याकूब को नहीं मारा। इसके बाद वो खुद अपनी उंगली काट लेता है और मॉर्गन उसे मार देता है। तभी बॉस अपनी टीम के साथ उस वेयरहाउस को घेर लेती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं। तभी मॉर्गन एक दीवार पे बॉम्ब लगाता है और सामने वाली खिड़की से नीचे कूद जाता है और उसी वक्त वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ से एक एम्बुलेंस में भागने लगता है। बॉस और उसकी टीम उसका पीछा करते हैं। वो उस वेयरहाउस से निकल के एक ब्रिज पे पहुँचता है जहाँ पुलिस उसे घेर लेती है। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे बॉम्ब लगाता है और गाड़ी को ब्रिज से नीचे गिरा देता है। गिरते गिरते वो सिलेंडर पे गोली चलाता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। बॉस कहती है मुझे उसकी बॉडी चाहिए, लेकिन मॉर्गन दूसरे सिलेंडर की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। मॉर्गन फिर से लियोन के पास आता है। वो कहता है एजेंट वॉस ही फाल्क है। वो कहता है और उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लियोन वॉस को मॉर्ग में बुलाता है। वो कहता है मॉर्गन की बॉडी मिल गई है। इसके बाद बॉस वहाँ पहुँचती है, लेकिन मॉर्गन उसके पीछे खड़ा होता है। बॉस और मॉर्गन लड़ने लगते हैं, लेकिन इसमें लियोन घायल हो जाता है। वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बैकअप मंगाता है। मॉर्गन बॉस को मारने वाला होता है, तभी एक पुलिस वाला उस पर गोली चलाता है और मॉर्गन को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद मॉर्गन जोना के पास जाता है। वो कहता है तुम्हारे पिता को मारने वाला तुम्हारा अंकल है, लेकिन जोना ये बात जानती थी, पर वो अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती थी, वरना वो उसे भी मरवा देता। वो बस अपने अंकल को रोकना चाहती थी, इसलिए उसने इंटरपोल की मदद ली। वो कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया वॉस का था ताकि हम इन किलर्स को पकड़ सकें। मॉर्गन कहता है वॉस ही फाल्क है और उसी ने तुम्हारे पिता को मारा है और अब अपना राज छुपाने के लिए वो तुम्हें और तुम्हारे अंकल को मार देगी। जोना कहती है किलर ने मेरे पिता की उंगली काटी थी। मॉर्गन कहता है फाल्क अक्सर दूसरे किलर्स का तरीका यूज़ करती है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स उसके पीछे ना आएँ
वो पूछता है कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कहाँ है। जॉना कहती है पता नहीं, हमारी इंटरपोल के साथ हुई मीटिंग का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मॉर्गन कहता है सारा पैसा फाल्क के पास है। जॉना कहती है उसे थोड़ी देर पहले इंटरपोल से फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने बताया वॉस मर चुकी है। इसके बाद मॉर्गन वापस अपने सेफ हाउस आता है। वो सोफ़ी को मैसेज करता है कि सब ठीक हो गया है, अब तुम वापस आ सकती हो। मैसेज देख के वापस आ जाती है। मॉर्गन उससे मिलता है और कहता है उसने ये काम छोड़ दिया है। तभी उसे फाल्क का कॉल आता है। वो मरी नहीं होती। वो उसे सोफ़ी की फ़ोटो भेजती है। सोफ़ी उसके पास होती है। उसने सोफ़ी को बांध के बाथटब में रखा होता है। मॉर्गन सोफ़ी को बचाने के लिए जाता है। वो लियोन को कॉल करके सोफ़ी के घर पहुंचने को कहता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसका पैर एक वायर पे होता है। फाल्क कहती है अगर उसने पैर हटाया तो बॉम्ब फट जाएगा। फाल्क उससे उसकी गन ले लेती है। जिस टब में सोफ़ी होती है उसमें पानी भर रहा होता है। वो कहती है इस टाइमर के ख़त्म होने के बाद बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा, पर तब तक सोफ़ी मर चुकी होगी। मॉर्गन के पास वहाँ खड़े खड़े सोफ़ी को मरते हुए देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी लियोन वहाँ आ जाता है, लेकिन फाल्क उसे गोली मार देती है और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे उस टब में पानी भर रहा होता है। लियोन अभी भी जिंदा होता है। मॉर्गन उसे सोफ़ी की मदद करने को कहता है। लियोन रेंगते रेंगते टब तक पहुँचता है। सोफ़ी पानी में डूब चुकी होती है। लियोन सोफ़ी के पैर खोलता है और उसे बाहर निकालता है। सोफ़ी सांस नहीं ले रही होती। टाइमर खत्म होने के बाद मॉर्गन सोफ़ी को सीपीआर देना शुरू करता है और कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। इसके बाद मॉर्गन फाल्क के पीछे जाता है। फाल्क को लगता है वो ये गेम जीत चुकी है, पर तभी मॉर्गन पीछे से उसे आवाज़ देता है और जैसे ही वो मुड़ती है मॉर्गन उसे गोली मार देता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।